हिंदी कविता और कवि सम्मेलन की दुनिया में जिनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, जी हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी की। अपनी सरल भाषा, मजेदार अंदाज और शानदार प्रस्तुति के लिए खास पहचान रखते हैं। इन्होंने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व हास्य दिवस पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हंसी क्या होती है। जी, मैंने एक कविता लिखी थी और उसका एक अंश सुना देता हूँ, शायद उसमें उत्तर मिले आपको। ये हंसी भी चीज़ करामाती है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। आप कोशिश करते रहिए हंसाने की, नहीं आएगी, और आएगी तो बिना बात की बात पे आ जाएगी। एक साहब जो हर किसी को हंसाने का दम भर रहे थे, एक बार एक गेंडे को गुलगुली कर रहे थे। बहुत प्रयास किया, लेकिन गेंडा मुस्कुरा के भी नहीं दिया। हाथ भर गुलगुली पर 1 इंच भी नहीं हंसा तो सामने वाले ने ताना कसा। बड़ा दम भरते थे, बड़ी ताल ठोकते थे, बड़ा अहंकार दिखाया, पर ये गेंडा तो जरा भी नहीं मुस्कुराया। जैसे तैसे उन्होंने झेप मिटाई और बोले, खाल मोटी है ना भाई। और हैरत की बात यह कि इस बात पे गेंडा मुस्कुरा दिया। हमने कहा, मियाँ ये हंसी भी चीज़ करामाती है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, और जब आती है तो रोके नहीं रुक पाती है। दबाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। होठ भले ही सीलो, पर चेहरे पर, आँखों में, अदाओं में झिलमिलाती है। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुँह दांत बीच लो तो तौंद हंसती है। तो अदिति, ये हंसी बहुआयामी है। जिगर, फेफड़े, आंत, यकृत, तिल्ली, गुर्दे, पसली, पेट की झिल्ली, इन सब के लिए व्यायामी है। और जो अट्टहास करते हैं उनके तो हाथ, पैर, पेट, पाचन तंत्र सबकी मशक्कत हो जाती है, और जो मनहूस हैं उन्हें कब्ज़ की दिक्कत हो जाती है। पर सवाल तो यही है कि हंसी आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। ये हंसी एक चमत्कार है। सवाल फिर भी ये है कि क्या चीज़ आखिरकार है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से हंसी को बताया है। जिस तरह से आपने शब्दों में पिरोया है, आपकी कविता सुनते सुनते हमारे दर्शक भी हंस रहे होंगे कि इतना प्यार से आपने हंसी के बारे में बताया। लेकिन जब आप हंसी के बारे में बता रहे थे, जिस तरह से आपने शब्दों का चयन किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी अशोक जी कि आपके लिए कविता क्या चीज़ है। कविता से पूछना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या चीज़ हूँ, है ना। अशोक चक्रधर छांट के लाई होगी ना हंसी कि मेरे काम की वस्तु है। तो मैंने सोचा कि हंसी को अगर मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मेरे बिना वो आ नहीं सकती, तो मुझे अपने आप पे गर्व होने लगा कि भाई मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो हंसी को भी हंसा सकता हूँ। हंसी को हंसाना आसान काम है, लेकिन मनहूसों को हंसाना बहुत श्रम साध्य काम है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है उनको हंसाने की। एक बार क्या हुआ कि कवि सम्मेलन में अग्रिम पंक्ति में जो श्रोता होते हैं, तो तुम्हें मालूम है कि वो विशिष्ट होते हैं, और विशिष्ट अपनी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, शिष्ट शालीन बने रहने के लिए हंसते नहीं हैं, प्रायः नहीं हंसते हैं, क्योंकि वो अधिकारी हैं या नेता हैं या कुछ हैं, और उनको कुछ होने का एहसास हर वक्त रहता है। तो इसलिए कहीं उनका कुछत्व हंसने से कम ना हो जाए, इसलिए वो नहीं हंसते हैं। फिर भी कवि लोग हैं जो मंच पे हैं, ऊपर हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं, तो हमसे तो नीचे ही बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या घबराना भाई। तो टोक देते हैं कि साहब हंसिए हंसिए हंसिए, भीख मांगते हैं हंसी की, हंस लो भाई, हंस लो, ताली बजा दो। तो फिर वो हंसने लगे क्योंकि ऊपर वाला बोल रहा है। लेकिन एक साहब ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं हंस रहे थे। तो मंच पे कवियों में आपस में ये शर्त लगी कि जो इसको हंसा देगा उसको हर कवि 100-100 रुपया देगा। समझे? ठीक है साहब। एक विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, वो हंस के नहीं दिया। मेरी बारी आई, एक आदमी नहीं हंस रहा है, मैं उसकी ओर देख नहीं रहा हूँ, मगर वो जानता है कि वो नहीं हंसता था, तो खुद समझ जाए कि मैं उसी से कह रहा हूँ। नाम नहीं ले रहा, लेकिन बात तुझी से कर रहा हूँ। उंगली से मैंने, तो उसको लगा कि ये तो ऐसे हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये तो उंगली कर रहा है मेरी ओर।
अच्छा, मैं नहीं जानता, लेकिन कवियों ने देखा कि वो हंसा था। मैंने उसको नहीं देखा हंसते हुए। मुझे पैसे दिए उन्होंने, उसकी हमने समारोह पूर्वक अंत्येष्टि करी, उस धन की फूंक दिया। तो किसी को हंसाना एक ऐसा काम है जो ईश्वर ने दिया है आपको, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है हंसना। आप ये प्रायः लोग कहते हैं कि आपने किसी जीव जंतु को हंसते नहीं देखा होगा। अब मुझे उनसे सवाल ये करना है कि आपको क्या पता कि वो कहाँ से हंसते हैं? आप तो अधरों से हंसते हैं, 1.5 इंच मुस्कान आ जाती है आपके चेहरे पे जैसे तुम्हारी आई। तो वो कैसे हंसते हैं? भाई कोई हो सकता है कि पूंछ हिला के हंसता हो, बहुत सारे जंतु हैं जिनके पास पूंछ वरदान के तौर पे मिली हुई है। तुम अपनी मूंछ हिला के दिखा दो, तुम अधर तो हिला लोगे, लेकिन मूंछें हिला के वो ऊपर नीचे ऐसे करके दिखाओ या ऐसे ऐसे करके दिखाओ, नहीं होंगी। तो कुदरत ने हर किसी को भाव जगत दिया हुआ है, और हमारे पास जितने भाव हैं जो रसों में तब्दील हो जाते हैं, नवरस कहलाते हैं। हर रस का एक स्थायी भाव होता है, वो अंदर से निकलता है। जैसे श्रृंगार रस का रति है, रौद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, और हास्य रस का हसित है। हसित एक प्रवृत्ति है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हंसना है। अब ये स्थायी भाव, अगर मैं आपको कोई हंसाने की बात कहूँ और आप रोने लगें, तो रोना भी अलग प्रकार का हो सकता है। बहुत ज़्यादा हंसो तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, है कि नहीं? तो प्रसन्नता में भी आंसू निकलते हैं। हंसी वो शक्ति है कि वो प्रसन्नता में भी आपको आंसू निकाल देगी, और अगर आंसू निकाल देगी तो आपको ये पहचानना चाहिए कि हंसी के आंसू हैं या विषाद के आंसू हैं। तो ये भाव पड़े रहते हैं अंदर, हमारे हृदय के स्थायी भाव। जब भी कोई हास्योनुकूल दृश्य आता है तो दिल के अंदर एक बक्सा है जिसमें हंसी बैठी हुई है, उसमें रोना भी बैठा हुआ है, उसमें गुस्सा भी बैठा हुआ है, और उसमें रौद्र भी ऐंठा हुआ है। ये सब तत्व अंदर हैं, लेकिन दृश्य है हंसाने का। तो वो संदूक है ऐसी जिसका ढक्कन अंदर है, बाहर नहीं है। मतलब उसकी जो छपका है, जो बंद करने का कुंडा है, वो अंदर से लगा लेते हैं, भाव बैठे रहते हैं। तुम ऐसे निकालोगे नहीं निकलेंगे। जब वो अंदर से खोलेंगे और सिर से अपना ऊपर उठाएंगे तब एक भाव निकल के आएगा। तो इसी तरह से जब हंसने की बात आई तो न झट से हसित ने अंदर से छपका खुला, हटा तुम पीछे सब है, मैं निकलने वाला हूँ। और वो निकल के आता है, हंसी जैसे ही ऊपर आती है तो आपकी मस्तिष्क में एक डोपामिन होता है और बहुत सारे तत्व होते हैं। उन सब का संगठन ये तय करता है कि अब इसके चेहरे पर कुछ ऐसा काम करना है कि इसकी आँखों में कोई शरारत आ जाए और इसके गालों में भी चमक आ जाए, थोड़े से उठ जाएं, और अधर जो नीचे झुके हुए थे अभी किनारे इनके, वो ऊपर की तरफ आ जाएं। ऊपर की तरफ आते ही उनका काम खत्म हो गया, डोपामिन का, है ना। और आपके अधर ऊर्ध्वमुखी हो गए, अधोमुखी थे ऊर्ध्वमुखी हो गए। अब आपको हंसी आई। तो हंसी एक छूत का रोग है। अब तुमको किसी ने हंसते हुए देखा तो दूसरा सोचेगा क्यों हंस रहा है, इसी बात में हंसेगा कि भैया हंस क्यों रहा है भाई मैं हंसा तो तुम्हें अच्छी हंसी आई। तो ये हंसी का आदान प्रदान ऐसे ही होता है जैसे ये वायरल हो गया। ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है कि उसमें तो आपको 10 फीट की दूरी पे ही संक्रमण होता है। इसमें आपको 100 फीट दूर भी आप खड़े हों और कोई ऐसी हरकत कर रहे हो जिस पे आप हंसें तो हंसी आ जाएगी। ये वायरल है, लग गया, छूत का रोग है। तो हंसी एक सामूहिक भोग है। तुम रोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रोएगा, लेकिन हंसोगे तो बहुत सारे लोग हंसेंगे। हंसी एक सामूहिकता का प्रस्तावना पत्र है। हंसी एक फटे हुए दिल के लिए मरहम की पाती है। पर सवाल यही है कि आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप अपने विषयों में गंभीरता भी लाते हैं अशोक जी, जैसे आपके बहुत सारे विषय हैं, भ्रष्टाचार पे आप लिखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे लिखते हैं, आम आदमी की समस्याओं पे लिखते हैं, तो उसमें आप ये हास्य कैसे डाल देते हैं, उसमें ये व्यंग्यात्मक अंदाज कैसे डाल देते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल किया है आपने, और यही एक हास्य व्यंग्यकार के लिए चुनौती है
कि आप अगर किसी गंभीर विषय को, अगर वो ऐसा है कि इतना गंभीर है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर के काल है, दुखी हैं लोग, तो अगर आप कहेंगे कि भाई सिलेंडर नहीं है, सरकार दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, और वो आदमी दोषी है जो लाता था हमारे यहाँ सिलेंडर, तो क्यों नहीं लाया भाई साइकिल वाले? हमारा सिलेंडर, अब साइकिल वाला वहीं से लाएगा ना जहाँ स्टोर होगा, उसके पास तो कोई स्रोत होना चाहिए, लेकिन हम स्रोत भूल जाते हैं, हम गलत जगह लड़ते हैं। तो उस लड़ाई को आप कैसे ऐसा कहें कि वो साइकिल वाला भी हंसे? तू तो बड़ी तेज चलाता है यार साइकिल, तेरा सिलेंडर तो खाली है, इसका मतलब यानी आज खाली सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, आधा भर के बेचते हैं, दाम पूरा लेते हैं। तो इसके लिए आप उसको हंसा के फंसाइए। तो हंसाना एक ऐसा फंसाना है जिसमें कि दर्द का फसाना है, दर्द की कहानी है, गंभीरता जो तुमने कहा, उस गंभीर तत्व को आप व्यंग्य से, उपालंभ से, मजाक से उसको हंसा दें, लेकिन किसी गरीब पर न हंसें, किसी मुफलिस पर न हंसें, किसी वंचित शोषित पर न हंसें, ये तो अपराध हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो हंसते हैं, फटा है तेरा नेकर पीछे से, अरे वो बेचारा गरीबी कमा रहा है, तुझे नेकर फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, तुम फटे को सिलो, तो रफूगर बन जाओ, किसी की तकलीफ़ों के झिलमिले पारदर्शी तत्व को ढकने के लिए कारीगरी से कुछ बुन दो ऐसा, कुछ चिन दो ऐसा कि वो राहत महसूस करे। हंसी राहत देती है, पर हंसी आफत भी दे देती है कई बार। जैसे तुमने कहा भ्रष्टाचार महोत्सव, वो सारे के सारे लोग जिन पर व्यंग्य किया जाता है सब के सब सामने बैठे थे। मैंने कहा मजे की बात यह है कि मैं एक कविता सुनाता हूँ और वही लोग हंस रहे होते हैं जिन पर मैं लिख रहा होता हूँ क्योंकि वो क्यों हंसते हैं? अब बताओ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि जो भ्रष्टाचारी हैं वही लोग क्यों हंसते हैं जब मैं भ्रष्टाचार की कविता सुनाता हूँ? बताओ। फंसा हुआ महसूस करते होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। वो ये समझते हैं कि कहीं हमें न समझा जाए कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो तुम हंस लो, तो हम तो नहीं है भ्रष्टाचारी कहीं और बैठा होगा। हंस के बचना चाहते हैं, हंस के बचना चाहते हैं। तो वो यही छूट अगर हास्य व्यंग्य देता है तो ये उसकी सफलता है कि वो भ्रष्टाचारी समझ भी गए कि हम ही तो हैं, लेकिन अगर हम नहीं हंसेंगे तो पता लग जाएगा सबको कि हम ही तो हैं। इसलिए एक समाज सुधारक होता है व्यंग्य और हास्य। अब देखो छोटी सी बात है कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो, है ना? किसी आपातकाल में अगर आप चीख पुकार को सुन नहीं रहे तो जाहिर है कि आप बहरे हैं, और उस चीख पुकार को सुनने के बाद उसकी सहायता के लिए नहीं दौड़ रहे तो इसका मतलब आप बहुत गहरे हैं, आप अपनी चिंता कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रही। तो इतनी जो गहरी बात आपने कही है, लेकिन इतना हास्य अंदाज में, इतना हंसी मजाक के अंदाज में, लेकिन क्या आपके लिए कभी ये चुनौतीपूर्ण हुआ है कि आपको लगा हो कि मुझे इस विषय पर लिखना है, मुझे इस विषय पर बोलना है, लेकिन अब इसमें हास्य कैसे डालूं या अब इसमें व्यंग कैसे कसूं? कभी ऐसा चुनौती आया आपके सामने? मैं चुनौती को आने नहीं देता, बिल्कुल सही बात कह रही हो। दूसरों के लिए आ सकती हैं जो हास्य का शास्त्र नहीं समझते, जो हास्य की उपादेयता और हास्य की रचना प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। दरअसल हास्य होता है निर्मल चित्त से। हास्य कभी बहुत सोची समझी बातों से नहीं हो सकता, वो समझी सोची बातों से होता है। समझ के सोच लो कि तुम्हें क्या सोचना है और क्या बताना है, सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो। तो ये एक मैं समझता हूँ अभ्यास है। कुछ हास्य जिनका संबंध करुणा से होता है अंततः वो व्यंग्य हो जाते हैं, और कुछ हास्य जो ऐसे ही निर्मल चित्त से कहे जाते हैं, उसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं होती है, हंसाती है, लेकिन वो शुद्ध हास्य है। मैं शुद्ध हास्य का कवि नहीं हूँ।
मैं हास्य का प्रयोग उस गंभीर बात को सामने लाने के लिए करता हूँ जो कि मेरा उद्देश्य है। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है। मेरा मकसद ये है कि पहले तो हंसाओ, फिर उनको फंसाओ, फिर उनके मन में अपनी बात धंसाओ। और वो बात क्या होगी? बात है भ्रष्टाचार। अंत में ऐसा दृश्य दिखा के उनको इतना मैं उजागर कर देना चाहता हूँ, सबको, हर विभाग को, तो हर विभाग सतर्क हो जाए और अंत में उनकी आरती करता हूँ। नेताओं की आरती करता हूँ। अनेक रैली, अनेक थैली, अनेक ठाठम जबाठम, अनेक बंगले, अनेक कोठी, अनेक फार्म हम चपलाटम, अनेक बंगले, अनेक कोठी, अनेक फार्म हम चपलाटम, अनेक बदलम दलम, अनेक थूकस्य चाटम, अनेक चमचे, अनेक गुर्गे, अनेक मारम, अनेक काटम, अनेक थूकम, कुछ भी कर देते हैं। ओम भ्रष्टमिदं भ्रष्टमदं भ्रष्टात् भ्रष्टमुदच्यते भ्रष्टस्य भ्रष्टमादाय भ्रष्टमेवावशिष्यते नोम भ्रष्टम भ्रष्टम भ्रांति, ऐसे कर देते हैं। ऐसे कि किसी को बुरा भी ना लगे और हंसी भी आ जाए। बिल्कुल। इसलिए नहीं, आप बताइए पहले। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हंसाने वालों से कई बार शासन घबराता है। कार्टूनिस्ट पे पाबंदी, हंसाने वाले पे पाबंदी, स्टैंड अप कॉमेडियंस पे पाबंदी, ये पाबंदी, वो पाबंदी। लेकिन जो ऐसे शासक होते हैं जो व्यंग्य को सहना जानते हैं, उनको उनकी डेमोक्रेटिक अधिकारों से वंचित नहीं करते। हमारे पास बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। भाई हमने आपको चुना है, हमने वोट दिया आपको, हमारी वोट की महत्ता है। किसी भी शासन काल में, मैं किसी पर्टिकुलर शासन के बारे में नहीं बोल रहा, और सिर्फ अपने यहाँ के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो पूरी दुनिया के बारे में बोल रहा हूँ। इसीलिए मेरे व्यंग्य दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में अनुदित होकर भी लोग सुनते हैं। लेकिन हास्य का अनुवाद करना किसी दूसरी भाषा में मुश्किल काम है। ये है तो हमारी भाषा हैं जो हमें शब्द देती हैं, हमें अनुसंधान का मौका देती हैं और हमारे श्रोताओं के अनुकूल हमें बनाती हैं। बिल्कुल। तो आप ये जो रोते हुए चेहरों को भी हंसा देते हैं, ये जो कला आप में है, तो आपने जो एक कविता लिखी कटे हाथ, उसमें ये दर्द कहाँ से आया? दर्द कहाँ से आता है, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। दर्द के अनेकानेक स्रोत हैं। जो अवसाद में आ जाते हैं वो तो अपने ही कारणों से दुखी रहते हैं। किसी बड़े लक्ष्य की ओर दौड़ा दिए जाते हैं, उनकी टांगों में दम नहीं है, आप ये नहीं समझ पाते, नहीं दौड़ पाएगा। हर आदमी धावक नहीं होता है। तो माता पिता भी ऐसा करते हैं कि धक्का देते हैं, भाग 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 भाग, नंबर 1 पर आ जा। अब नंबर 1 पर आने के लिए तुमने प्रोटीन तो दी नहीं उसको ऐसा खाना दिया नहीं। उसको तुम लड्डू खिलाओगे, घेवर खिलाओगे, पूड़ी कचौड़ी खिलाओगे तो कैसे दौड़ेगा? उसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। तो हम जब अपेक्षा रखते हैं तो अवसाद होता है। उस अवसाद को दूर करने के लिए हास्य एक मरहम का काम करता है और उसको यथास्थिति से अवगत कराता है। तो अगर तुम ऐसी बातें सिखाओगे जो उसके अंदर सीखने की रुचि ही नहीं है, नहीं सीखेगा। आपको वही सबसे अच्छा होता है सीखना सिखाना, जिसमें बस चलता रहे हंसना हंसाना। वो टीचर से अच्छे लगते हैं ना, जो हंसाते हंसाते बड़ी गंभीर बात बता देते हैं। यानी हर मर्ज की दवा हंसी है, ये कह सकते हैं हम। तुमने सूत्र वाक्य बोल दिया है, ये सही नहीं है, सुपर सही है। हर मर्ज की दवा हंसी है। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप पे हंसो। जब तुम दुखी हो, मैं क्या कहता हूँ कई बार, और मेरी बात वैज्ञानिक तौर पे लोग हो सकता है नकार दें, लेकिन नहीं नकार सकते, क्योंकि बड़े मनोवैज्ञानिक बन के मैंने ये बात गंभीरता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक सांस्कृतिक मनोविश्लेषणात्मक सारे अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। और मैं तुम्हें भी बताता हूँ और इन सबको बताता हूँ। वो ये कि जब आप दुखी हों तो आपके आंसू निकलेंगे, अधर नीचे आ जाएंगे। और जब आप हंसते हैं तो मांसपेशियाँ हमारे चेहरे की इतनी ज़्यादा हैं कि आपके चेहरे पर कोई परिवर्तन ले आएंगी, है ना।
इतनी मांसपेशियां जितनी मानव के चेहरे में हैं उतनी किसी जंतु के पास नहीं है। ज़रा सा भवें ऊपर नीचे करोगे तो कथकली हो जाएगा। नर्तकों के लिए तो ये अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी भवें ऊपर नीचे करें। और कथकली ऐसा नृत्य है उसमें चेहरे की हर मांसपेशी हिलती है, उसका मेकअप भी इतना भारी होता है, और उसकी आंखें देखिए, उसकी उंगलियां देखिए, अंग संचालन देखिए, तो चेहरा आपका कुछ भिन्न हो जाता है जब आप उदास होते हैं। इसी तरह से आप जब मुस्कुराते हैं तो भी चेहरा भिन्न हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क ही सारे संकेत देता है, ऐसा भी है कि शरीर मस्तिष्क को संकेत देता है कि अभी तुझे किस रस की कुंडी खुलवानी है अंदर से, है ना। अब मेरा मानना ये है कि जो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, आंसू निकल रहे हैं, उसको दर्पण के सामने खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। और हालांकि आंसू भी निकल रहे हैं, दुख भी बहुत है, उसको बस मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराएगा तो क्या होगा, अधर ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आते ही एक संकेत मस्तिष्क को जाएगा, जिसको मैं मूर्ख मानता हूँ। लोग कहते हैं मस्तिष्क तो सारा ज्ञान का भंडार यही है, सब कुछ ऐसा है। मस्तिष्क भी मूर्ख होता है। और कैसे होता है कि जब उसने देखा कि भाई न तो इसके गाल नीचे लटके हुए हैं, न इसके अधर नीचे लटके हुए हैं, इसके तो ऊपर उठे हुए हैं, और ये तो हंसी में होता है, तो ये खुश है। तो आप जो है ना मस्तिष्क को मूर्ख बनाओ और दुख में मुस्कुराओ दर्पण के सामने, है ना। जैसे ही तुम प्रैक्टिकल करके देखना, तुम, मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने पहले ही कहा ये गंभीर है आदमी है, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि तुम जब तुम्हें कोई डांट पड़े, तुम्हारा आज की एंकरिंग ठीक नहीं थी, हालांकि ऐसा मौका नहीं आया होगा तुम्हारे जीवन में, तुमने 300 से ज़्यादा किताब लिखी है, मुझे मालूम है, लिखी है ना, 30 लिखी है ना। देखो यही हास्यकार का धर्म है कि 10 गुना कम से कम बढ़ा दे, उसको अतिरंजना कर दे। तुमने 30 लिखी है, मैंने 300 बता दी, 3000 भी बता सकता था, तो मैं 100 गुना कर देता। तो इतना गुना भी मत करो कि अविश्वसनीय हो जाए। भाई 300 तो लिख सकती है लड़की, इतनी भव्य लग रही है, इतनी दिपदिपाती हुई है, हंसी से भरा हुआ चेहरा है, सोचती बहुत अच्छा है। तो मैंने किसी को प्रोत्साहित करने के लिए अगर कहा है कि भाई 30 नहीं, तुमने 300 लिखी, 300 क्यों कहा, 30 का ही 10 गुना क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुमने 30 लिखी है। तो मैं चूंकि हास्य उत्पादन करने का एक संयंत्र हूँ और ऐसा पावर स्टेशन हूँ जहाँ कितने मेगावाट हंसी पैदा होती है, आई कांट से, लेकिन कोई तो है जो ऊर्जा अंदर से आती है और धकाधक वो हास्य के भगोने में दर्दों को पानी की तरह डाल के उसको भाप बना के उड़ा देता हूँ। और क्या करता हूँ, एक छोटी सी कविता बताता हूँ। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, ध्यान से सुनना, शब्दों का भी हेर फेर मज़ा देता है कई बार, गंभीर कविता है। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे, है ना। हम भी जल थे, तुम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे बुरे आदमी, न हम खल थे बुरे आदमी, न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अब देखो अंतिम 4 लाइनें, अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे, तुम जल से भाप हो गए और तुम से आप हो गए। मतलब अपनापन खत्म हो गया। और क्या, आप कहलवाना कोई पसंद करता है, तुम बताओ। हर बार मैं दूंगा आप अदिति जी क्या करती हैं, कैसे करती हैं, तो लगेगा कि भैया नकली काम कर रहे हैं, इतनी आयु का आदमी है, इतनी छोटी सी बच्ची से कह रहा है आप, क्यों कह रहा है, मैं हूँ तेरा बाप, तो कह रहा हूँ तुझे आप, कहीं देखा किसी ने? अगर हम आपके विषयों के बारे में जानना चाहें, हम क्या हमारे दर्शक भी जानना चाहें कि आप लिखते तो बहुत प्यारा हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपका फेवरेट विषय क्या है? जो तत्काल सामने आ जाए और एक कौंध बन जाए, एक बिजली की दमक चमक बन जाए और दिल पे गिरे, कहीं कुछ आज गिरे। आज का विषय मेरा होगा कि अभी एक क्रूज़ में घटना हुई और एक माँ अपने बेटे को उसी लाइफ जैकेट में बांध के
और सोचा कि मैं बचा लूँगी, तो कितना ममत्व होता है, कितना प्यार होता है कि माँ अपने बच्चे को इस तरह कलेजे से लगा के रखती है कि ये नहीं मरेगा और ना मैं मरने दूंगी। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें करुणा से उत्पन्न होती हैं, मेरे लिए करुणा से उत्पन्न होती हैं। उस करुणा के लिए मैं हंसी ढूंढता हूँ कि कैसे मैं ऐसा करूँ कि लोग हंसें और अचानक स्तब्ध रह जाए। अचानक मैं उस करुणा के बिंदु में उस टीस को निकालने की कोशिश करूं जो मेरे दिल पे गिरी थी। अगर मैंने अपने दिल पर हुए प्रहार को, अखबार के प्रहार को या टेलीविज़न के प्रहार को सहा है, तो उसके बाद मेरे अंदर आंसू बहा है। उस आंसू के लिए मैं फिर से उसको भाप बना के आपके लिए हंसी की भाप बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरे रचना प्रक्रिया है। इसलिए विषय कौन सा मुझे अच्छा लगता है ये मैं कह नहीं सकता। जब जिस क्षण कोई सौंदर्य सत्ता, हर रस की सौंदर्य सत्ता होती है, हास्य की भी होती है, करुणा की भी होती है, रौद्रवीर की भी होती है। जब सीमा पर सिपाही लड़ते हैं तो उनके लिए जोश चाहिए, तो ऐसी कविता लिखनी पड़ती है कि आप जोश में आ जाएं। श्रृंगार की बात हो तो श्रृंगार में रति का प्रभाव हो, और श्रृंगारिक, क्योंकि श्रृंगार तो सभी के अंदर है, रौद्र सबके अंदर है, ममता सबके अंदर है, करुणा सबके अंदर है। तो करुणा और श्रृंगार ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हास्य सबसे ज़्यादा होता है। प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को परस्पर रिझाना लुभाना चाहते हैं, तो जब तक अच्छा लगता है तब तक अच्छा लगता है। लेकिन इनका शत्रु कौन है मालूम है? हंसी का अहंकार। अगर आप अहंकार में रहते हैं तो फिर हंसी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है। कलह हरदम जो बोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, न तू खुश है न मैं खुश हूं, अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। और आखिरी बात है कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, अहंकार में तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं, न तू कुछ है न मैं कुछ हूं, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। तो दिल में कुछ कुछ होने दो। ये जो कुछ कुछ होता है ना, वही खुश खुश होता है, वही खसखस होता है, वही महक होता है। तो उस चहक की महक को बनाए रहिए। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब नहीं हंसने का मन कर रहा है, नहीं व्यंग कसने का मन कर रहा है? मेरा? हाँ, मतलब क्योंकि आप अपनी कविताओं में जब मैं हंसाने के लिए कोशिश कर रहा होता हूँ बिल्कुल नहीं हंसता हूँ ना, नहीं, मैं हंस के थोड़ी कविता लिखूंगा। हाँ, कई बार ऐसी होते हैं, मुझे लगता है कि इस पंक्ति पे जो रच दी गई है इसमें हल्की सी बात आ गई है, तो मैं भी हंस दूँ तो समझो कि जनता हंसेगी। और अगर मैं उदास हो जाऊँ तो मुझे मालूम है कि जनता उदास हो जाएगी। जहाँ मैं करुणा पर लाना चाहूँगा तो ये मैं हूँ जो अपने प्रमाता, सामाजिक, दर्शक, श्रोता, प्रभावी वर्ग को प्रभावित करता हूँ। ये मैं हूँ। ये वो हैं जो मेरी कविता से जुड़ते हैं, एक रसात्मक संपर्क हो जाता है, हमारा साधारणीकरण हो जाता है, हम जो सोच रहे हैं उन तक पहुँच जाता है, वो जैसा देख रहे हैं तो हमें आ जाता है। मैं शिक्षक रहा हूँ ना, एक टीचर की दो ही आँखें होती हैं, उसके सामने मान लीजिए 60 आँखें बैठी हुई हैं। अब दिखाई तो एक ही आँख का पेयर देगा ना, लेकिन अध्यापक को सारी आँखें दिखाई देती हैं, ये उसके पास क्षमता होती है। कौन सो रहा है, कौन बात कर रहा है, किसी के हाथ में मोबाइल है, ये कनखियों से देख लेता है। उसकी अपनी अंदर की कुछ क्षमता होती है ना, एक साथ देखने की बात वो आ जाती है। ए भैया जरा खड़े हो जाइए, या जो भी कहेगा या भाई साहब ऐसा है कि वो जरा मोबाइल मुझे देना। तो जिस ढंग से कहोगे, या तो तुम फटकार लगाओगे, डंडी लगाओगे, मारोगे हथेली पे। हमारे तो अभ्यास है पुराना, डंडी पे ऐसे। स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे आप? नहीं, मैं नहीं होता था, मैं उनका भुक्तभोगी तो बन चुका हूँ ना क्योंकि मेरा गणित बहुत कमज़ोर था। मैं गणित में बिल्कुल अभी भी फिसड्डी हूँ। तो बहुत बढ़ा दिया, ठीक है भैया, फिसड्डी होने का परिणाम ले लो। लेकिन मैं चूँकि नीचे नहीं करता था, इसलिए उनको पता लगता था कि ये कितना ढीठ है, इसकी हथेली के साथ इसकी पीठ भी है,
वहाँ भी मारा जाए तो आ जाओ भैया, हम तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं तो अतिरंजना कर रहा हूँ, 30 का 300 बना रहा हूँ। तो 300% बात सही है कि हंसी से अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपको ख्याल कहाँ से आया कि आपको अगर कुछ लिखना है तो आप हंसी मजाक में ही वो चीज़ लिखेंगे? देखिए, मेरे लिए ये तय करना प्राथमिक होता है कि मैं किन के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं कोई गंभीर कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं 26 जनवरी की परेड के लिए गाना लिख रहा हूँ, जो कि मैं लिखता आ रहा हूँ, अगर नारी के सशक्तिकरण को लेकर लिख रहा हूँ, तो उसकी वाणी, उसकी भाषा, उसका डिक्शन, उसका सांगीतिक रूप अलग होगा। अगर मैं केवड़िया में जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने जो पथ है, एकता पथ, उस पर 800 नृत्यांगनाओं के लिए गीत लिख रहा हूँ, जो कि अभी आया था 31 अक्टूबर को मेरा लिखा हुआ गीत था, और 800 नर्तक नर्तिकाओं ने उसको किया था, तो वो भी काम करना पड़ता है। तो उसमें तो देशाभिमान की बात करेंगे, उसमें तो हम उनके योगदान की बात करेंगे, तो वो एक अलग काम है। रेडियो पे कितना काम किया, टेलीविज़न पे कितना काम किया, तो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरित करने के लिए आप अपना डिक्शन वैसा बनाएंगे। लेकिन अगर कोई ये मानता है कि मैं सिर्फ हास्य व्यंग का कवि हूँ, तो वो महान है, कि वो जानता नहीं मुझे कि मैं किस तरह से हास्य का प्रयोग करता हूँ। लेकिन हमने पढ़ा है कि आपने एक बार स्विमिंग पूल में भी कविताएं लिखी हैं। हाँ, नहीं, कविताएं तो स्विमिंग पूल में रोज़ाना लिख लेते हैं, अभी भी जाता हूँ। तो वो जो लिखता हूँ दिमाग में लिखता हूँ, और उस तरफ आके अपने गीले हाथों से मोबाइल उठा के उसमें बोल देता हूँ, ताकि वो उड़ न जाए। बहुत सारी कविताएं उड़ जाती हैं, मालूम है। तो अपना तैरते तैरते पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बना दी। और तैराकी के दौरान तो काफ़ी मैं लिख लेता हूँ, लेकिन बाद में आके वो कागज़ पे आती हैं, और अच्छी अच्छी बातें आती हैं। और जीवन में कोई कही गई बात आप कैसे लेते हैं, देखिए, एक सत्य है, वो सत्य कौंध बन के आपके यहाँ आया तो आपका जो अनुभव का तालाब है उसमें कंकड़ी की तरह पड़ गया। फिर एक वृत्त उठा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, वृत्त बनते गए और बात फैलती गई। फिर कंकड़ी जहाँ लगी थी वहाँ तो पानी का बिल्कुल शांत हो गया। आपकी कल्पनाएं इतनी ज़्यादा फैल गई, उन कल्पनाओं में से आपको छांटनी है। एक को पकड़ा तो दूसरी बाग आगे आ गई, फिर उसको पकड़ने गए तो इधर की हट गई, फिर उसको पकड़ने के लिए गए तो वहाँ अपना ही वृत्त बनना लगा। दूसरी कंकड़ी मारोगे तो वहाँ वो वृत्त कट जाएंगे, तो वृत्तों को वृत्त काटेंगे। तो उनमें, उन क्षणों में अगर उन भावनाओं को या उन ध्वनियों को जो कंकड़ मारने के बाद आई, उनको शब्द मिल गए, तो कविता बन गई। अक्सर कवि कहते हैं ना कि हम एकांत चुनते हैं कविता लिखने के लिए, तो आपके लिए भी यही चीज़ है कि आपको बिल्कुल एकांत चाहिए होता है कविता लिखने के लिए? अदिति आप जानती हैं आप कौन है? अदिति सूरज की मम्मी है, मालूम? सूर्य देवों की, देवताओं की मम्मी है। मुझे वही दिखाई दे रही हो तुम, जो देवताओं की मम्मी हो और शतकोटि सूर्यों की मम्मी हो। इतने सारे सूरज, तेजस्विता तुम्हारे अंदर, उसको मैं क्या समझाऊं, लेकिन मैं इतना बताऊं कि ये जो लहरें हैं ये अनुभव के तालाब से आई हैं। अनुभव का तालाब जिसका जितना गहरा होगा वो उतने ही बड़े कवि बनने की संभावना का एक अंश पूरा करता है। फिर जिसके पास उन लहरों को पकड़ने का, उन लहरों को बहरों में ढालने का, अशार कहने का सलीका होगा, तो वो शब्दों का अधिष्ठाता बनने की प्रक्रिया में है। फिर अगर उसको सामाजिक पाठक, श्रोता, दर्शक सराहेंगे तो वो अच्छा है, अगर उसको सुन के कराहेंगे तो बेकार है। सराहना करुणा की भी होती है, सराहना हास्य की भी होती है, और हास्य दिवस का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप सराहना करने वालों के सराहने वाले बनो, और अपने आप को कराहने वालों के लिए जोड़ते हुए सराहने वाला बनाने को उद्यत रहो। अगर आप बनाते रहोगे तो आप प्यार पाते रहोगे।
एक लास्ट पॉइंट आपसे कि आप आजकल के युवाओं को क्या एक इंस्पिरेशन कोट देना चाहेंगे कि हम जो लाइफ में इतनी नेगेटिविटी होती है, हम इतना जल्दी हताश हो जाते हैं, उसको हंसते हंसते कैसे पार करें? देखिए, मैं उनके लिए सोच रहा था कि मैं क्या बन जाऊं कि इनके अवसाद को दूर करूं। मैं उनके लिए क्या बनना चाहता हूं, तो मुझे एक बिंब आया मेरे दिमाग में कि जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा, तारे तोड़ सकोगे तुम। मैं नभ में ले जाऊंगा, फिर धरती पर लाऊंगा। जिसको सुनकर खूब हंसोगे, ऐसा गाना गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है।